तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से चालू करेंगे, फिर आएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट के या आईआईटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और आजकल तो सीबीएसई बोर्ड्स में भी एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब जैसे मैंने कहा वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के हम क्वेश्चन करना है, तो वार्नर ने दो तरह की वैलेंसी के बारे में बात करी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इस सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी है और कितने लिगेंड से ये सराउंडेड है ये उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब यहाँ पर which of the following complexes produce 3 mole of silver chloride when its 1 mole is treated with excess of silver nitrate? सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करने पर इनमें से कौन सा कंपाउंड 3 मोल AgCl देगा? तो देखो यहां पर ये है सेंट्रल मेटल आयन, ये है लिगेंड, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर ये काउंटर आयन कहलाता है। और ये जो काउंटर आयन है ये ही सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो मुझे कोई आयन नहीं मिलेगा। सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालूंगा तो एक क्लोराइड आयन मिलेगा। थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालूंगा तो 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। और अगर फोर्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालूंगा तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +3, मतलब ओवरऑल 4 आयन मिलेंगे लेकिन 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो वो बोल रहा है 3 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी है। Which of the following is not a double salt? डबल सॉल्ट जहां 2 सॉल्ट मिक्स हैं, जैसे कि आपका मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट डबल सॉल्ट है, एलम डबल सॉल्ट है। तो यहां पर ये देखो ये सब डबल सॉल्ट है, ये 2 सॉल्ट हैं इसमें, ये सब डबल सॉल्ट है। हाँ ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन रहा है। द बॉन्ड इन K4FeCN होल 6R। अब यहां पर किस तरह के बॉन्ड होंगे, क्या क्या बॉन्ड होंगे? सबसे पहले पोटेशियम और इसके बीच आयनिक बॉन्ड, पोटेशियम प्लस बना लेगा K4FeCN होल 6, ये काउंटर आयन है तो यहां क्या हो जाएगा +4, K प्लस के 4 आयन और यहां हो जाएगा -4। तो ये इनके बीच आयनिक बॉन्ड है। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये कोवलेंट हो गया। अब C ने आयरन को लोन पेयर डोनेट किया तो क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो तीनों होगा, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, तीनों बॉन्ड है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग? देखो नॉन कंडक्टिंग वो होगा जो सोल्यूशन में आयन नहीं देगा। यहां पर हम बात करें, अब जैसे देखो 6 से ज्यादा का कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो CONH3 होल 6 और बाहर आ जाएगा Cl3, तो ये 3 क्लोराइड आयन देगा। तो यहां पर ये तो कंडक्टिंग होगा। अगर 6 के 6 लिगेंड जो हैं अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएं तो वो नॉन कंडक्टिंग होगा और ऐसा केवल इधर देखने को मिलेगा, CONH3 होल 3 और Cl3 यहां देखने को मिलेगा, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ये डी है, नॉन कंडक्टिंग। A coordination complex has the formula PtCl4 dot twice KCl। अच्छा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PtCl6 और K2 PtCl6। Electrical conductance measurement indicate the presence of 3 ion in one formula unit.
Treatment with AgNO3 produces no precipitate of AgCl. What is the coordination number of platinum in this complex? अब देखो यहां पर पोटेशियम मिलने वाला, क्लोराइड तो मिलने वाला नहीं है, तो सही बात है AgCl का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनने वाला AgNO3 डालने पर। तो यहां पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 6 क्लोरीन से सराउंडेड है, तो यहां पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। मतलब यहां जो सेकेंडरी वैलेंसी है प्लेटिनम की वो 6 होगी। If excess of AgNO3 solution is added to 100 ml 0.024 molar solution of डाइक्लोरिडोइथिलीन डाइअमाइन बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पहले इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला अपन बनाते हैं। कोबाल्ट डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन और आखिरी में क्लोराइड है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 3 -2 0 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 और क्लोराइड हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ +1 है, इस पे चार्ज +1 है, तो जरूर सामने एक क्लोरीन रहा होगा तभी तो यहाँ पर +1 आया, यहाँ पर -1 रहा होगा तभी +1 आया, तभी तो इसकी कोबाल्ट की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। हमने इसको x मान लिया पहले और x क्या आ गया +1, तो यहाँ 1 तो यहाँ -1। तो अब इसमें अगर इस कॉम्प्लेक्स में AgNO3 में डालूं तो 1 मोल AgCl ही मिलेगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कितना मोल है। अब यहां पर इसने क्या किया है, आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दी है, मोलैरिटी वॉल्यूम दी है, मोल नहीं दिया है। तो अब हम पहले मोल निकालेंगे। मोलैरिटी होता है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी क्या हो गया 0.024 और मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर 0.1, तो 0.0024। How many mole of AgCl will be precipitated? 0.0024 mole of AgCl will be precipitated. C हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मोलैरिटी वॉल्यूम दिया, आपको मोल निकालना है और कंपेयर करना है। अब यहां पर क्या किया इसने 50 ml 0.2 मोलर, हम बात करेंगे मोल की। अब मोलैरिटी क्या होता है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी कितना हो गया 0.2, मोल निकालना है और वॉल्यूम लीटर में हो जाएगा 50/1000, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 इंटू 50/1000, ये 0 ये 0, 5 2 जा फिर 10 और 10 1/100 0.01, इतना हो गया। The compound with empirical formula COCl3.4NH3 on treatment with excess of AgNO3 yields 1.435 ग्राम of AgCl। वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं AgNO3 से रिएक्ट कराऊं तो इतना ग्राम AgCl मिल रहा है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। अब AgCl के कितने मोल हैं अगर ये पता लग जाए तो हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अब AgCl के, Ag का मास होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, ये 5.8 और 5 13 3 और 1 4, तो 143.5, तो वेट क्या हो जाएगा 1.435 और ये हो जाएगा 143.5। तो इसके मोल भी कहीं ना कहीं 0.01 आने हैं। अब इसके मोल 0.01, इसके भी 0.01, इसका मतलब क्या है दोनों के मोल बराबर हैं। AgCl का भी उतना ही मोल है जितना मोल इस पूरे कॉम्प्लेक्स का है। तो कहीं ना कहीं एक ही क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन ही AgNO3 के साथ मिलकर AgCl बना रहा है। यहाँ 3 क्लोराइड है, यहाँ 3 क्लोराइड है, यहाँ एक ही क्लोराइड है बी। कॉम्प्लेक्स
CONH3 whole 5 SO4 Br and CONH3 whole 5 Br SO4 can be distinguished by। इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? अब यहां पर देखो, ये कॉम्प्लेक्स सल्फेट आयन देगा और ये ब्रोमाइड आयन देगा। आप इसमें अगर AgNO3 डालोगे, तो इसमें बनेगा AgBr और AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। वहीं उसमें अगर आप BaCl2 डालोगे तो बनेगा BaSO4 और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं BaCl2 और AgNO3 दोनों से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स को। और कंडक्टेंस मेजरमेंट भी कहीं ना कहीं कोई तरीका होगा इसको मेजर करने का। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और सल्फेट का कंडक्टेंस अलग अलग होगा, दोनों का साइज डिफर करता है। अब नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हमें लिगेंड के बारे में लिखना है। लिगेंड के नाम लिखना अल्फाबेटिकली। अब यहां पर दो कॉम्प्लेक्स आ गए। अब दो कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट बात, जैसे NaCl होता है तो प्लस और माइनस, आप जब भी सॉल्ट लिखते हो, ये क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जब भी आप सॉल्ट लिखोगे तो आगे आप कैटायन लिखोगे, पीछे एनायन लिखोगे, CaCl2 KNO3 NaNO3, मतलब आगे आप कैटायन लिख रहे हो, आगे आपका प्लस चार्ज आएगा और पीछे आपका माइनस चार्ज आएगा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये पॉजिटिव होने वाला है और ये निगेटिव होने वाला है। अब ये निगेटिव आएगा तो यहां प्लेटिनम नहीं आएगा, प्लेटिनेट आएगा। कॉम्प्लेक्स पे अगर निगेटिव चार्ज है तो मेटल के साथ 8 जोड़ना है, प्लेटिनेट। तो यहां पर तो सभी का प्लेटिनेट दिया है, ठीक है। अब इस प्लेटिनम पे चार्ज आएगा प्लेटिनम टेट्रामाइन क्लोरिडो, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4, टेट्राक्लोरो नहीं, ये देखो टेट्राक्लोरो तो गलत हो गया, टेट्राक्लोरो गलत हो गया, डाइक्लोरो टेट्राअमाइन प्लेटिनम 4, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2 और टेट्राअमाइन, ये होगा टेट्राअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अमाइन का ये पहले आएगा, क्लोरिडो का C बाद में आएगा। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। IUPAC नेम ऑफ K3FeCN होल 6। अब देखो पोटेशियम आगे है तो आगे ही लिखना पड़ेगा पोटेशियम। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ट्राई पोटेशियम लिखो, जब आप कैल्शियम क्लोराइड बोलते हो तो CaCl2 लिखते हो, कैल्शियम डाइक्लोराइड तो नहीं बोलते। बस वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम बोल दिया तो वहाँ पोटेशियम आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। राइट IUPAC नेम ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट में रोडियम होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, याद रखना है। ये NCERT की जहां पर एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर ये दिया हुआ। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड होता है, 2 नहीं होता। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड, इसका ये होगा ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि ट्राई वाला सिस्टम हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में यूज कर लिया है। ये देखो, ये PPH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये होता है, जैसे PH3 होता है फॉस्फीन, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया। और इसमें भी ट्रेस है, रोडियम RH, रोडियम 1 और आखिरी में क्लोराइड। इस तरह का स्ट्रक्चर है, Cl3 आएगा, रोडियम 1 क्लोराइड। अगर रोडियम 1 है, इस पे चार्ज 1 है, इस पे तो चार्ज 0 है, नहीं Cl ही आएगा, रोडियम 1 क्लोराइड। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड। विल्किंसंस हाइड्रोजनेशन में काम आता है, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में मदद करता है विल्किंसंस कैटलिस्ट। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथेन 1,2-डायमाइन, En होल थ्राइस
कोबाल्ट और सल्फेट SO4-2, कोबाल्ट 3। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 × 0 0 इक्वल टू x इक्वल टू +3। तो अब देखो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा +3, CO3 En 0 0 × 3 0 इक्वल टू x, तो x हो जाएगा +3। ये +3 हो गया और SO4 हो गया -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो COEN होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा COEN होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। हाँ ये देखो सल्फेट यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ सल्फेट 3 हो जाएगा। द IUPAC नेम ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसको हम बोलेंगे डाई अमाइन सिल्वर 1। डाई अमाइन सिल्वर 1 इज टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो अर्जेंटेट नहीं होगा, सिल्वर ही होगा। डाई अमाइन सिल्वर 2, डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई अमाइन, अरे यहाँ पर अमाइन में 2 M होते हैं, तो डाई अमाइन सिल्वर 1, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द IUPAC नेम ऑफ दिस हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अभी 3 कैसे आया, X प्लस अमोनिया का 0 होता है, 6 × 0 इज 0 और ये -3 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू +3 हो गया। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, अमाइन में 2 M है, बिल्कुल सही। ये ट्राई क्लोराइड तो लगता ही नहीं है। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 तो होगा ही नहीं, 3 होगा। प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू ये जो नाम होता है ये होता है आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2, इस तरह का कंपाउंड होता है, आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये बी वाला होगा, प्रूशियन ब्लू। द करेक्ट IUPAC name of the compound is tetraamine chlorido nitrito O cobalt 3 chloride। टेट्रामाइन, टेट्रामाइन स्टार्टिंग में केवल 2 जगह है, बाकी 2 हटा दो। नाइट्रीटो O है, यहाँ पर N लिखा है, यहाँ O है, लिंकेज आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है ये। नाइट्रीटो O, ये देखो नाइट्रीटो O दिया है, ONO लिखा है ना, टेट्रा अमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स ट्राइअमाइन डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ट्राइअमाइन 3 अमोनिया, डाई एक्वा 2 वाटर, क्लोरिडो क्लोरीन, कोबाल्ट 3 + 0 × 3 0, फिर ये 0, फिर ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, क्लोरीन -1, तो यहाँ Cl2 हो जाएगा। तो ट्राई अमाइन डाई एक्वा क्लोरिडो और 2 क्लोरीन, मेरे ख्याल से इसमें B और C ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है, B एंड C में से कुछ भी टिक कर सकते हो। अगला कॉम्प्लेक्स मैंने पहले ही बताया था कि भाई आगे वाला प्लस चार्ज होगा और पीछे वाले पे माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पर अगर +2 चार्ज होगा, +2 कैसे होगा, देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 या +3, यहाँ पर +2 होगी और यहाँ पर -2 आएगा। अब पीछे वाला निकलेट होगा,
तो निकल वाले कट कर दो पहले ही, क्योंकि अगर दो बिग ब्रैकेट दिए जाएं तो ये जो बाद वाला कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो यहाँ मेटल के साथ 8 आना है, तो ये हट गया। टेट्रा अमाइन निकल 2, टेट्रा अमाइन निकल 2 और टेट्रा क्लोरो निकलेट 2, बिल्कुल सही। निकलेट 0 भी नहीं होगा, 2 होगा यहाँ पर चार्ज, तो निकलेट 0 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव तो मेटल के साथ 8 जोड़ना है। राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, हेक्सासाइनिडोफेरेट, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फेरेट मतलब Fe, हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। चलो अब इस पे निकालते हैं, ये Fe हो जाएगा 2 और 6 इंटू -1 क्या हो गया -6 इक्वल टू हो जाएगा x हो जाएगा -4, ये हो गया -4 और Fe क्या हो जाएगी +3, 3 यहाँ 4 यहाँ, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो Fe पे चार्ज +3 है, ये हमने बाद में लिया, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हमने निकाल लिया -4, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, तो Fe4 हो जाएगा आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। आइसोमेरिज्म, द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये वाटर है, ये वाटर 5 Cl, देखो वाटर अंदर बाहर हो रहा है, यहां पर 5 है, यहां पर वाटर, यहां पर 6 वाटर है। कॉम्प्लेक्स के अगर अंदर बाहर वाटर हो तो कहीं ना कहीं ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में 2 बिग ब्रैकेट आएंगे, आयोनाइजेशन में अलग अलग आयन मिलेंगे, और लिंकेज आइसोमेरिज्म में जैसे NO2 हो गया, HCN हो गया, CN हो गया, अलग अलग एटम से वो लिंक होगा। तो बस यही पहचानना है हमें। द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दिस, ऑप्टिकल, अब देखो ऑप्टिकल में आपका एक डेक्स्ट्रो बनेगा, एक लीवो बनेगा, आप इसका सिस फॉर्म बना लो, जैसे CO, इसका मैं सिस फॉर्म बनाता हूं, सिस फॉर्म में EN फिर एक EN, ये हो गया, और ये Cl और ये Cl, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। ये EN हो गया, अब देखो ये हो गया सिस, अब ये सिस की मिरर इमेज हो गई, ये डेक्स्ट्रो लीवो, ये 2 हो गए डेक्स्ट्रो लीवो। द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन COEN होल ट्वाइस Cl2 R, तो ये जो सिस का है ना, सिस के 2 फॉर्म बन जाएंगे डेक्स्ट्रो लीवो, तो 2 ही बनेंगे इसमें। ये देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर ब्रोमीन, कॉम्प्लेक्स के बाहर सल्फेट, ये सल्फेट आयन देगा, ये ब्रोमाइड आयन देगा, अलग अलग आयन देगा। कौन सा आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Which kind of isomerism is shown by the following complex? देखो यहाँ सल्फेट है, ब्रोमाइड, इस टाइप का कुछ नहीं कि बाहर निकाल लो, तो आयोनाइजेशन नहीं है भाई यहाँ, ठीक है। हाँ लिंकेज है, ONO लिंकेज है, ऑप्टिकल का नहीं कह सकते, आयोनाइजेशन हो सकता है NO2 बाहर आ जाए तो आयोनाइजेशन भी बोल रहा है, क्योंकि साथ में तो कुछ ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। लिंकेज तो है, ऑप्टिकल बिल्कुल नहीं है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं हो सकता, ऐसे में ज्योमेट्रिकल कैसे होगा। हाँ लिंकेज है, सेकंड तो है, तो फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है, फोर्थ बिल्कुल नहीं है, फोर्थ बिल्कुल नहीं है, तो इसको मैं 1 और 2 ही मोर करेक्ट मान लूँगा। तो हो सकता है NO2 बाहर निकाल रहा हो, सल्फेट अंदर डाल रहा हो, इस वजह से 2 अलग अलग आयन मिल जाएं।
तो आयोनाइजेशन भी उसने ले लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, देखो जब तक सिस ट्रांस बन रहे हैं, सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहां पर मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही सिस ट्रांस बनने की। दो एटम तो हो कम से कम। अब जैसे एक क्लोरीन है, दो क्लोरीन साथ में, दो अमोनिया अपोजिट, दो क्लोरीन साथ में सिस, दो क्लोरीन अपोजिट ट्रांस, तो यहाँ सिस ट्रांस बनेगा। इसका सिस प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, इसका भी सिस ट्रांस बनेगा, इसका भी सिस ट्रांस बन जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता सिस ट्रांस। हाँ, यहाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर हो सकता था, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब ये अगला कॉम्प्लेक्स है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल दो जगह देखने को मिलेगा, और मैं आपको बता देता हूं कहां कहां देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे 3 बाइडेंटेट लिगेंड अगर आ गए तो यहां पर डेक्स्ट्रोलीवो बन जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और सिस COOX होल ट्वाइस Cl2, ये सिस के भी दो मिरर इमेज बन जाएंगी, डेक्स्ट्रोलीवो यहां भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म COEN होल थ्राइस यहाँ देखने को मिलेगा और सिस इसमें देखने को मिलेगा। इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। K3FeC2O4 ये इस टाइप से होगा, ऑक्सलेट है। अब ऑक्सलेट C2O4 मीन्स ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट है बाइडेंटेट लिगेंड इस टाइप से। जैसे इथेन 1,2 डायमाइन है, EN ऐसा होता है, इथेन 1,2 डायमाइन ऐसा होगा, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, चिलेट रिंग, ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? देखो जहां इनएंशियोमर बनेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो सिस के केस में इनएंशियोमर बनते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं। वहीं ट्रांस के केस में नहीं बनता ऐसा। ये तो देखो, ये तो बना लेते हैं, देखो कैसे बना लेंगे। CO, अब ये EN, ये EN और ये EN, अब इसकी मिरर इमेज बना दो, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। अब इसकी मिरर इमेज, ये EN यहां, फिर ये EN और फिर ये EN। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो COEN होल थ्राइस, ऑक्सलेट होल थ्राइस। वहीं सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला नहीं है। ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CuNH3 होल 4 + 2, DsP2 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो कुछ DsP2 स्क्वायर प्लेनर याद ही रख लो, जैसे NiCN होल 4 -2, इसकी भी DsP2 होती है। PtCl4 -2, इसका भी DsP2 होता है, और शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। अब इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2। अब जैसे कॉपर +2 बता देता हूं कैसे। ये कॉपर +2, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s1 3d10, ये कॉपर का होता है। +2 का हम देखें तो ये 4s0 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आता है 4s अब खाली है, यहां पर आ गया ये, और फिर आएगा 4p। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये 4d में चला जाता है। ये इसमें ही होता है ऐसा, और किसी में नहीं होता। बस ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला जाता है, तो ये खाली हो जाता है। तो पहला अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बनने लगता है, दूसरा अमोनिया यहाँ बनने लगता है, तीसरा और चौथा अमोनिया। तो ये क्या हो जाएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप हो जाएगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर।
What type of hybridization is involved in FeCN6-3? इसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी? अब देखो आयरन है और माइनस, पहले इस पे अपन प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी हो जाएगी या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी x + 6 Cn पे चार्ज -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। अब आयरन पे चार्ज आना है +3, पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आर्गन 4s2 3d6, अब Fe +3 3 इलेक्ट्रॉन, आर्गन फिर ये क्या हो जाएगा 3d5 1 2 3 4 5। अब Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब D5 1 2 3 4 5, ये D5। अब यहां पर 4s और फिर यहां पर 4p खाली है। अब Cn 6 Cn हमको भरने हैं, तो ये 6 Cn D के 2 भरेंगे, S का 1 भरेगा, P का 3 भरेंगे, तो यहां पर D2sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये जो D इलेक्ट्रॉन थे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहां शिफ्ट हो गए। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2 नहीं D2sp3 होगा, क्योंकि हमने 3d के d लिए। अगर 4d के d लेते तो sp3d2 होता। तो यहां ये Cn के केस में ऐसा देखने को मिलेगा, CnCO के केस में कि शिफ्टिंग होगी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देते हैं CnCO। और एक और याद रख लो, अमोनिया विद कोबाल्ट, इस केस में भी शिफ्टिंग कराना है हमें। तो ये 3 केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इनको। फिर इसके बाद अमंग NiCO4 NiCN4 -2 NiCl4 -2 species that hybridization state at the nickel atom are respectively। इन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अभी मैंने आपको NiCN4 -2 की बताई थी DsP2, इस केस में भी शिफ्टिंग होती है, यहाँ DsP2 होगा। तो DsP2 यहां पर देखो, यहां है, तो ये दोनों कैंसिल कर दूं। NiCl4 -2 इसका sp3 होता है, तो ये DsP2 और sp3 बिल्कुल सही, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कंसीडरिंग वाटर एज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मतलब कि वाटर शिफ्टिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MnH2O+2। अब देखो Mn का एटॉमिक नंबर है 25, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5, अब +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे 1 2 3 4 5, तो ये D5, तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यही वाटर की जगह अगर Cn होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते और एक ही अनपेयर्ड बचता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स कलर्ड है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 4 और कार्बोनिल की होती है 0, तो इक्वल टू 0। अब निकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इस केस में? अब देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन निकल होता है 28, 21 से 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। आर्गन 4s2 3d8, 4s2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा, शिफ्टिंग करा देगा, ये मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करा देगा। जैसे ये 3d8 यहाँ होगा, 4s2 यहाँ होगा, अब वो क्या करेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, सारे पेयर्ड, और s खाली कर देगा। अब जैसे ही s खाली होगा तो एक कार्बोनिल s में जाएगा और एक कार्बोनिल 3 कार्बोनिल p में जाएंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक है।
इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3CrCn6? बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे क्रोमियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे म्यू n+2 का रूट। जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इस तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे जो मैंने अभी आयरन के केस में बनाया था, इस तरीके का जब आप डायग्राम बनाओगे, आपको यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहीं से शुरुआत होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। क्या होता है जब Cn में जो d ऑर्बिटल है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर Cn है, ये यहाँ चला जाना चाहिए, एक अनपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में शिफ्टिंग नहीं, स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है नीचे जाते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लोअर, इसको हम कहते हैं T2g और ऊपर वाले को कहते हैं Eg ऑर्बिटल। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इससे क्या स्प्लिटिंग होती है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 आ जाते हैं। अब 3 और 3 + 2 5, 5 3 जा 15 √15। अब ये 4 से थोड़ा सा कम है, 4 से थोड़ा सा कम 3.87 है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, आपको याद रखना मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिनमें बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ऑक्सलेट है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, चिलेट रिंग जैसे कॉम्प्लेक्स है, और ये ऑक्सलेट है CO-, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इससे बनाएगा जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। What will be the correct order for the wavelength of absorption in the visible region for the following? ये NCERT का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड है। यहां पर क्या है, हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी पड़ेगी। जैसे कार्बोनिल है, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, फिर Cn होता है, फिर NO2 होता है, फिर अमोनिया होता है, फिर वाटर होता है। अब मुझे किस में कंपेयर करना है, NO2, अमोनिया एंड वाटर। NO2 में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब NO2 में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब यहां एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो सबसे मिनिमम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, तो जिसका एनर्जी गैप ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वाटर की, फिर अमोनिया की, और फिर NO2 की। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही आता है।